हेलो एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। आरंभ सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लास्ट टर्न पे हम लोगों का इंट्रोडक्शन टू लॉ वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और रिवीजन भी आप लोगों ने किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो देखो, सबसे पहले तो दो बातें आपको यहां पर याद रखनी है कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी एग्जाम में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रहने वाले हैं। तो बेटा इसको बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं और अच्छे से समझ करके चलना है, रटना नहीं। और ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूं क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को, कई बार मतलब इतने एक्सपीरियंस के बाद में मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को दिक्कत कहां पर होती है। स्टूडेंट्स वहीं पर गलती करता है जहां पर चीजों को वो याद रखने की कोशिश करता है, याद करने की कोशिश करता है, रटने की कोशिश करता है। तो रटना नहीं है बेटा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, अच्छे से समझ करके चलना है। दूसरी चीज, ये आपके एग्जीक्यूटिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव में यहां पर तो आपको एक समराइज वे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया गया है, बताया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा डिटेल वर्जन में आपके सीएसईटी में नहीं है। इसको, इसका पूरा का पूरा जो एक्ट है, जो कंप्लीट एक्ट है, वो आप सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे ग्रुप 2 में। जो ईसी आईपीएल आपका सब्जेक्ट है, उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बहुत डिटेल में दिया गया है। पूरा का पूरा एक्ट उसी में ही दिया गया है। तो उसको यहां पर समराइज वे में दिया गया है ताकि स्टूडेंट सीएसईटी में उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, उसका बेसिक पार्ट स्ट्रांग हो जाए, ताकि सीएस एग्जीक्यूटिव में उसको दिक्कत ना हो। तो जो यहां पर आप पढ़ोगे ना, तो आपका बेसिक अगर स्ट्रांग हो गया तो सीएस एग्जीक्यूटिव में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और 100% इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। दूसरा, प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए क्यों जरूरी है। देखिए, आप जब सीएस बन जाओगे तो या तो आप प्रैक्टिस करोगे या तो आप जॉब करोगे। प्रैक्टिस करते हो तो भी और जॉब करते हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करना, कॉन्ट्रैक्ट पे रिसर्च करना, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को देखना, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाना, ये बेसिकली सीएस का काम होता है। इसी वजह से जब आप प्रोफेशनल में आ जाते हो ना, तो प्रोफेशनल में एक सब्जेक्ट है आपका ड्राफ्टिंग। तो उसमें ड्राफ्ट करना सिखाया जाता है कि कैसे बनाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स को, नोटिसेस को, तमाम सारे जितनी भी चीज़ें हैं, रेजोल्यूशंस वगैरह को, इन सारी चीज़ों को ड्राफ्ट करना प्रोफेशनल में सिखाया जाता है। तो इसी वजह से सीएसईटी में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। देखिए, सबसे पहले है द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। इसका मतलब क्या हुआ एग्जॉस्टिव वर्ड? एग्जॉस्टिव वर्ड का मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है बहुत पुराना एक्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट को बनाया था। बहुत पुराना, 1872 का कानून है। लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट एक्ट नहीं है। ये अपने आप में कंप्लीट एक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही अप्लाई होता है। बहुत सारे एक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे घर हो गया, फ्लैट हो गया, लैंड हो गई, इन सबको खरीदने और बेचने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की गाइडलाइंस फॉलो करी जाती हैं। वहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काम नहीं करता। अगर आप कोई भी गुड्स खरीद रहे हो या कोई भी गुड्स बेच रहे हो, तो वहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ जाता है। तो यहां पर बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में कंप्लीट लॉ नहीं है कि इस दुनिया के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज किया, पूरे इंडिया में, क्योंकि दुनिया में तो एप्लीकेबल होता ही नहीं है, केवल इंडिया में एप्लीकेबल होता है। तो पूरे इंडिया में सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो करते हुए बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कोई एक स्पेशल एक्ट नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट एक्ट नहीं है, लेकिन हाँ है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी के जितने एक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है, तो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनका फाउंडेशन है। और कहीं ना कहीं इसमें जो एसेंशियल एलिमेंट्स और जो भी फीचर्स दिए हुए हैं, वो सारे के सारे वहां पर भी आपको मिलते हैं। तो इसी वजह से बोला जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि अपने आप में कंप्लीट एक्ट नहीं है। देखते हैं एक बार, देखिए। The Contract Act is not exhaustive. It does not deal with all the branches of the law of contract. तो जितने भी बेटा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना लॉ के,
तो जरूरी नहीं है कि वहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई हो। देयर आर सेपरेट एक्ट्स विच डील विथ कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा होगा, अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, चेक है, ये सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो होते तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इनके ऊपर कौन सा एक्ट अप्लाई होता है? इसके ऊपर अप्लाई होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये भी आप अभी CSET में पढ़ोगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी बताया, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप भी तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन पार्टनर्स, लेकिन उसके ऊपर कौन सा एक्ट अप्लाई होगा? पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा। इंश्योरेंस एक्सेट्रा। अब इंश्योरेंस के भी तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उसके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, उसके ऊपर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA है, तो IRDA की गाइडलाइंस एप्लीकेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बाइंग अ हाउस द लॉ एप्लीकेबल विल बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या बेच रहे हो, घर, लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, ये सारी की सारी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। अगर आप उसको खरीद रहे हो तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होगा। वाइल इफ यू आर बाइंग अ कार, अगर आप कार खरीद रहे हो तो कार खरीदते समय कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये जितने भी एक्ट के नाम पढ़ रहे हो ना, घबराना बिल्कुल नहीं, ये सारे के सारे एक्ट आप पढ़ने वाले हो और मेरे साथ में ही पढ़ने वाले हो। देखो, गवर्निंग लॉ इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। द पार्टनरशिप एक्ट रेगुलेट्स द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स को। आगे देखते हैं। दस द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटेन्स द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डज नॉट डील विद कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप्स विच आर डेल्ट अंडर स्पेशल स्टैचूट्स। तो बेटा हमेशा याद रखना कि जो स्पेशल स्टैचूट्स होते हैं ना, हमेशा उनको प्रायोरिटी दी जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि सर स्पेशल स्टैचूट्स होते क्या? ये नए नए वर्ड्स हम लोग डेली सुनते रहते हैं, इन सबका मतलब क्या है? स्पेशल स्टैचूट्स का मतलब होता है जब कोई एक्ट किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए या किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बनाया गया है, तो उसको बोला जाता है स्पेशल स्टैचूट्स या स्पेशल एक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ का तो नाम सुना होगा, कंपनीज एक्ट 2013। तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि ये कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो ये एक स्पेशल एक्ट है। जैसे सेबी है, तो सेबी एक स्पेशल एक्ट है, वो लिस्टेड कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, उनके ऊपर अप्लाई होता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, अब ये भी एक स्पेशल एक्ट है, ये केवल और केवल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बनाया गया है। तो अगर कोई भी स्पेशल एक्ट बनाया गया है, ये मेरी लाइन याद रखना हमेशा, अगर कोई भी स्पेशल एक्ट बनाया गया है तो प्रायोरिटी हमेशा स्पेशल एक्ट को दी जाती है। मेरी बात समझ में आ रही? तो हमेशा ये जितने भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट हैं, ये गुड्स के लिए बनाया गया है। पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप के लिए बनाया गया है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बनाया गया है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए बनाया गया। तो ये सारे स्पेशल एक्ट हैं। इस वजह से अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इनमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो प्रायोरिटी हमेशा किसको दी जाएगी? स्पेशल एक्ट को दी जाएगी। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे का। अब देखिए व्हाट इज द स्कीम ऑफ एक्ट। अब इस एक्ट में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, अब देखो पहले इसको पहले समझिएगा। देखो, ये जब मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि लॉ तो बहुत सारे तरीके के होते हैं और लॉ की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। लॉ की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिमिनल लॉ होता है। क्रिमिनल लॉज पता है ना, फिल्मों वगैरह में देखते हो, इंडियन पीनल कोड है ना, क्रिमिनल लॉज होते हैं। सिविल लॉज होते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड है ना। उसी तरीके से रेवेन्यू लॉ होते हैं जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं। प्रॉपर्टी लॉज होते हैं। टैक्स लॉज होते हैं। उसी में से एक आता है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बिजनेस लॉ एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आप यहां पर क्या पढ़ रहे हो? आपके लिए मेन फोकस करने वाला पार्ट है ये, बाकी इन सबसे मतलब नहीं, ये सारे आप पढ़ोगे लेकिन ये सारे आगे चल करके पढ़ोगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग फोकस करेंगे बिजनेस लॉ में। ठीक है, तो लॉ की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उसी में से एक आती है बिजनेस लॉ। तो पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉ का मतलब क्या होता है बेटा? लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर सोसाइटी। यहां पर क्या लिखा हुआ है? बिजनेस, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर बिजनेस, यानी बिजनेस के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो कहां पे बनाए जाते हैं?
बिजनेस लॉज में। और इसका जो प्राइमरी चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है और जो सबसे बड़ा है, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तभी सबसे पहले इसी को ही पढ़ाया जाता है। जब बिजनेस लॉ की स्टार्टिंग करी जाती है ना, तो बिजनेस लॉ की स्टार्टिंग में सबसे पहले इसी को ही पढ़ाया जाता है। क्योंकि अगर इसको आपने नहीं पढ़ा और आपने डायरेक्टली सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये सब पढ़ना स्टार्ट कर दिया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इन सबको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपको वो चैप्टर समझ में ही नहीं आएंगे। आपको वो चैप्टर समझ में ही नहीं आएंगे, क्योंकि उसका बेसिक पार्ट आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है। तो पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में उसको कवर अप करेंगे। इसको अच्छे से समझ लिया तो वो सारे चैप्टर आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल होने वाले हैं, तुरंत के तुरंत समझ में आ जाएंगे। तो बेसिकली बिजनेस लॉ में हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर करते हैं। यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किससे रिलेटेड हो गया बेटा? बिजनेस एंड जो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बिजनेस और कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको कवर करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम बिजनेस और कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस की बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस लॉस। ठीक है, तो आप इस एक्ट की स्कीम को देखते हैं। इस एक्ट की स्कीम क्या है? तो इस एक्ट को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बताता है जो आपके जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके बारे में बात करता है। ये बताता है सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक। सेक्शन 1 से लेकर के जो 75 तक बताता है, ये आपका बताता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बी वाले सेक्शन को। और बी वाला सेक्शन है आपका स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है। तो स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 124 से 147 तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी का है। सेक्शन 148 से 181 तक ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज का है। उसके बाद में सेक्शन 182 से सेक्शन 238 तक ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का सेक्शन। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर ये बीच वाले सेक्शन कहाँ गए? सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर सेक्शन 124 से स्टार्ट हो गया, बीच के सेक्शन कहाँ गए? तो बीच के सेक्शन जो बेटा थे ना, वो थे सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड और पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड। लेकिन पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा हुआ करता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था। बहुत बड़ा कानून था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन बाद में 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट को यहां से हटा करके एक सेपरेट लॉ बनाया गया, इसी वजह से उसका नाम पड़ा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फिर जब नया कानून बन गया तो इनके अपने अलग सेक्शन आ गए, तो इनके जो पुराने वाले सेक्शंस थे वो रिपील हो गए, यानी कि उसको खत्म कर दिया गया। उसी तरीके से 1932 में जब ये डिसीजन सक्सेसफुल रहा, भाई गवर्नमेंट ने देखा कि यार अच्छा हुआ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा एक्ट था और सेल ऑफ गुड्स एक्ट को एक स्पेशल लॉ होने की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वहां पर केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी यानी गुड्स की बात करी जाती है, वो एक स्पेशल लॉ उसको बनाया गया। तो उसी तरीके से जब ये डिसीजन सक्सेसफुल रहा तो गवर्नमेंट को लगा कि यार एक काम करते हैं कि पार्टनरशिप को भी इससे हटा करके सेपरेट कर देते हैं। तो 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नया एक्ट आया और इसको भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया गया और इसके अपने नए सेक्शंस आए और जो पुराने वाले सेक्शंस थे सेक्शन 239 से 266 तक इसको रिपील कर दिया है ना। तो बेसिकली आप जो पढ़ने वाले हो वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले हो और साथ में स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट को पहले समझ लो, आप पहली बार पढ़ रहे होगे लॉ को, आप पहली बार पढ़ रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आपने सुना बहुत होगा कि उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसको गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, इसको उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। यहां पर उस वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करी जा रही, वो एक ऑर्डिनरी वर्ड है जो हमारी सोसाइटी में यूज होता है। और देखो हम लोग सीएस के स्टूडेंट्स हैं, वी आर प्रोफेशनल्स और हम लोग लॉ स्टूडेंट है बेसिकली, क्योंकि सीएस का मेन पार्ट तो लॉ का ही आता है। तो एक लेमैन और एक प्रोफेशनल, इन दोनों में बहुत फर्क होता है, क्योंकि एक लेमैन यानी कि एक ऑर्डिनरी पर्सन किसी भी शब्द को कहीं पर भी इस्तेमाल करता है, लेकिन हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग बहुत सोच समझ करके शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हर एक शब्द का अपना एक अलग मतलब होता है, उस शब्द की मीनिंग को समझना वो बहुत जरूरी होता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि ये पूरा का पूरा कानून किस पे बेस्ड है? कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो बिजनेस लॉ का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेन बिजनेस लॉ का पार्ट है, तो ये बिजनेस और कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस को कवर करता है। यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट की बात करी जा रही है यहाँ पर, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा ये बिजनेस और कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस के लिए होगा, राइट। और बिजनेस और कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, वो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाना है, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाना है, तो उसके लिए दो चीजों का होना बेटा जरूरी है। सबसे पहले तो एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है, एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। साथ में इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का होना जरूरी है। जब ये दो चीजें होंगी तभी जाकर के एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। अब देखो, प्राइमरी रिक्वायरमेंट किस चीज की है? एग्रीमेंट की। तो पहले एग्रीमेंट का मतलब समझते हैं। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यानी किसी भी एग्रीमेंट के लिए प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तब जाकर के वो एग्रीमेंट बनेगा। और अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, तब वो जाकर के किस में कन्वर्ट होगा? कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है, जो प्राइमरी स्टेप है, वो किस चीज का है? ऑफर का। पहले ऑफर होगा, फिर एक्सेप्टेंस होगी, तब जाकर के वो अग्रीमेंट होगा। अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तब जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। अब यहां पर एक वर्ड और लिखा हुआ है, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। अब देखो, ये बहुत भारी वर्ड है, बहुत डिटेल में है, इसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। लेकिन अभी चूंकि कॉन्ट्रैक्ट को समझना है, और कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए इसको समझना भी जरूरी, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक ये भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी इसको मैं समराइज वे में बता रहा हूं, आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, डिटेल में इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल कुछ समय के लिए इन्फोर्सिएबल बाय लॉ को आप इस तरीके से समझो कि जहां पर हम अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। जब हमारे पास में ऐसे राइट्स आ जाते हैं कि हम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाकर के शिकायत कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर के सूट फाइल कर सकते हैं, तो इसका मतलब उसको बोला जाता है इन्फोर्सिबल बाय लॉ। आप हर एक चीज के लिए कोर्ट में थोड़ी ना जा सकते हो, आप हर एक चीज के लिए कोर्ट में थोड़ी ना जा सकते हो। कुछ राइट्स होते हैं, उन्हीं को ही लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अगर आपके पास में ऐसे राइट्स निकल रहे हैं उस एग्रीमेंट से जिनको लेकर के हम कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि हमारे पास में एक राइट है, राइट टू मूव टू कोर्ट, तो अभी उसको बोला जाता है इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो अभी कुछ समय के लिए इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब आप यही समझो, ठीक है। तो अगर प्रॉपर ऑफर है, प्रॉपर एक्सेप्टेंस है, प्रॉपर एग्रीमेंट बन रहा है, और जो एग्रीमेंट बन रहा है उसके लिए हमारे पास कोर्ट में जाने का राइट भी है, तो फिर उस सिचुएशन में उसको बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। मेरी बात सबको समझ में? एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि भाई क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? विल यू बाय माई कार एट 5 लाख रुपीज? क्या तुम मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदोगे? ये क्या हो गया? देखो, तो ये ऑफर हो गया कि मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या बोल रहे हैं, एक ऑफर ही तो दे रहे हैं कि क्या तुम मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदोगे। मिस्टर बी भी इनकी कार को खरीदना चाहते थे। मिस्टर बी ने बोल दिया यस आई विल बाय, मैं आपकी कार को 5 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब यानी कि ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गई, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? अग्रीमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब ये बताओ कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि क्या आप मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदोगे? मिस्टर बी ने बोला खरीदेंगे। ठीक, अब कल को अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को कार नहीं बेचते हैं, या मिस्टर बी मिस्टर ए से कार नहीं खरीदते हैं, तो क्या मिस्टर ए मिस्टर बी के अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हैं? क्या मिस्टर बी मिस्टर ए के अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई इन्होंने प्रॉमिस किया था, इन्होंने मेरे साथ में एग्रीमेंट किया था कि ये मेरे को कार बेचेंगे, अब देखिए बेच नहीं रहे, या ये कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये मेरी कार को खरीदेंगे और अब ये खरीद नहीं रहे, तो क्या ये कोर्ट में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। इसका मतलब यहां पर इन्फोर्सिबिलिटी बाय
लॉ भी है, तो अब क्या हो गया, ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया, अग्रीमेंट भी है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है? यस, ये प्रॉपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। मेरी सबको बात समझ में आई? ठीक है, तो बेटा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है और इस तरीके से चीजें होती हैं। और देखो यहां पर बीच में मैंने एक वर्ड यूज किया था, प्रॉमिस, तो आप अग्रीमेंट वर्ड और प्रॉमिस दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, आप प्रॉमिस बोल लो या अग्रीमेंट बोल लो। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि हमारे यहां ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना, ये ओरल भी हो सकते हैं और राइटिंग में भी हो सकते हैं। ठीक है, ओरल भी हो सकते हैं और राइटिंग में भी हो सकते हैं, नहीं बोल करके भी हो सकते हैं और लिख करके भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली जब हम ओरली किसी को कमिटमेंट करते हैं कि हाँ भाई पक्का वादा है कि ये काम करेंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको प्रॉमिस ही तो बोला जाएगा बेटा। वहां पर हम ये वर्ड थोड़ी ना यूज करेंगे अग्रीमेंट, क्योंकि अग्रीमेंट का मतलब तो ये होता है ना, प्रॉपर स्टैम्प पेपर है, प्रॉपर लिखा हुआ है। तो जहां पर चीजें राइटिंग में हो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? अग्रीमेंट। जहां पर चीजें ओरली कमिट हो रही हो वहां पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे? प्रॉमिस। होता मतलब यही है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो मेरी बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आई होगी। तो चलिए अब एक बार थ्योरी पे आते हैं। एक बार यहां पर समझ लिया, अब थ्योरी पे देख लेते हैं, तो अच्छे से पक्के से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, वॉट इज कॉन्ट्रैक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो बेटा सेक्शन 2 क्लॉज एच, सेक्शन 2 क्लॉज एच, सेक्शन 2 क्लॉज एच बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि अगर कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, बिल्कुल सेम वही है जो मैंने बताया, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्रीमेंट का मतलब समझो, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। इसको बेटा अभी हम लोग बहुत डिटेल में इस डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, सेक्शन 2 क्लॉज ई। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, यानी कि ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, तो फिर वो प्रॉपर अग्रीमेंट में कन्वर्ट होगा। अब देखो यहां पर डेफिनेशन दी गई है, इस डेफिनेशन को एक बार हम लोग समझते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग, बेटा इसको बहुत अच्छे से याद भी करना है, समझना भी है। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, एक एक शब्द का अगर मतलब समझ में आ गया ना, अगर लॉ में यही चीज है, अगर मेरे को एक एक वर्ड का मतलब पता है तो इसका मतलब मैं कभी भी भूलूंगा नहीं और पढ़ने में मुझे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और यही मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अगर बुक में कोई भी एक शब्द भी दिया गया है तो मेरे स्टूडेंट को उस शब्द का मतलब भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा खेल शब्दों का ही है। अगर एक वर्ड गलत जगह पर इस्तेमाल कर दिया गया तो पूरे के पूरे सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाता है। इस वजह से आपको कोशिश करनी है हर एक वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। हर एक वर्ड की मीनिंग ऐसे ही नहीं, लॉजिक के साथ में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट सिलेबस करेंगे और एक एक चीज का मैं मतलब आपको बताऊंगा। देखो, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यही तो डेफिनेशन लिखी हुई थी। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ये इसकी डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन को एक बार देखते हैं। देखो पिछले वाले एग्जांपल पे वापस से आते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पूछा कि क्या आप मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदोगे? तो ये मैंने क्या बताया? ये ऑफर हो गया। मिस्टर बी ने बोला यस, मैं आपकी कार को 5 लाख रुपए में खरीदूंगा। ये क्या हो गई? एक्सेप्टेंस हो गई। अब इसका लीगल फ्रेमवर्क देखते हैं, इस पूरी सिचुएशन को एक लीगल फ्रेमवर्क में ढालते हैं। देखो, तो यहां पर एक तरीके से देखो तो ए प्रोमिसेस टू बी टू सेल हिज कार। तो यहां पर अगर देखो तो ए बी को प्रॉमिस कर रहा है ना, किस बात का प्रॉमिस कर रहा है? कि वो अपनी कार को बेचेगा। ठीक, दूसरा बी भी तो प्रॉमिस कर रहा है। बी प्रोमिसेस किसको कर रहा है? बी प्रॉमिस कर रहा है ए को, बी प्रोमिसेस ए टू बाय हिज कार। ए प्रॉमिस कर रहा है बी को कि वो अपनी कार बेचेगा।
और बी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपकी कार को खरीदूंगा, तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही बन रहा है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस कितने हो रहे हैं? 1 2। तो जब एक से ज्यादा प्रॉमिस है तो ये प्रॉमिस का सेट बन रहा है। तो इसी वजह से बेटा बोला गया है एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। तो चाहे वो एक प्रॉमिस हो, चाहे वो सेट ऑफ प्रॉमिस हो, मतलब समझ में आया ना इन दोनों चीज, चाहे वो एक प्रॉमिस हो, चाहे वो सेट ऑफ प्रॉमिस हो, यानी कि एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस, दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस कर रही हैं। अब देखो, फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, अब ये देखो नया वर्ड आया कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब हालांकि मैंने आपको बताया भी था पिछले वाले चैप्टर में, लेकिन चलो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडरेशन का मैंने आपको मतलब क्या बताया था? क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू का मतलब समथिंग इन रिटर्न। हम लोग यहां पर बेटा क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं। बिजनेस में हर एक चीज किसके लिए होती है? पैसों के लिए होती है, प्रॉफिट के लिए होती है। अगर कोई भी चीज मुफ्त में करी जा रही है, मैं अपनी शॉप का सारा सामान लोगों को मुफ्त में बांट रहा हूं, तो क्या आप उसको बिजनेस कहोगे? नहीं, उसको चैरिटी बोला जाएगा ना। अगर मैं अपनी शॉप का सारा सामान प्रॉफिट के साथ में बेच रहा हूं, लोगों से पैसे ले रहा हूं, तो उसको क्या बोला जाएगा? बिजनेस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, बिजनेस में चीजें प्रॉफिट के लिए होती है। तो यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि भाई किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किसी भी वैलिड प्रॉमिस के लिए कंसीडरेशन का होना जरूरी है, यानी क्विड प्रो क्यो, ये मस्ट है, ये होनी चाहिए। बगैर इसके कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, बगैर कंसीडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। और कंसीडरेशन एक पार्टी नहीं, कंसीडरेशन दोनों पार्टीज के लिए होनी चाहिए, यानी कि ए के लिए भी होनी चाहिए और बी के लिए भी होनी चाहिए। अब क्विड प्रो क्यो का मैंने इंग्लिश मीनिंग क्या बताया आपको? समथिंग इन रिटर्न। अब समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या हुआ? बदले में हमको क्या मिल रहा है? बदले में हमको क्या मिल रहा है? हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय हमको बदले में क्या मिल रहा है? अगर मेरे पास से कोई एक चीज जा रही है, तो उसके बदले में हमको जो मिल रहा है वही मेरे लिए कंसीडरेशन होगी, और कंसीडरेशन दोनों पार्टीज के लिए होना जरूरी है। अब इसको देखते हैं एक बार इसी एग्जांपल में। देखो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रॉमिस किया कार बेचने का, तो यानी कि मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या दे रहे हैं? कार दे रहे हैं। अब मिस्टर बी को मिस्टर ए से क्या मिल रहा है? 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। यानी कि अगर एक चीज हमारे पास से जा रही है, कार जा रही, तो इनको बदले में 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, यानी ए के लिए कंसीडरेशन क्या हो गई? 5 लाख रुपए हो गई। अब बी के लिए देखते हैं, बी के पास से क्या जा रहा है? 5 लाख रुपए जा रहे हैं, बदले में इनको क्या मिल रहा है? कार मिल रही है, यानी एक चीज जा रही है तो एक चीज आ रही है। बी के लिए कंसीडरेशन क्या हो गई? कार हो गई। कंसीडरेशन का मतलब जरूरी नहीं है कि पैसा ही हो। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर कंसीडरेशन का मतलब पैसा, और अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर किस बात की कंसीडरेशन? नहीं, कंसीडरेशन का मतलब क्या लिखा हुआ है? समथिंग इन रिटर्न। कुछ भी, आपको बदले में कुछ भी मिलना चाहिए। जिस चीज से आप सेटिस्फाइड हो रहे हो, आपका सेटिस्फेक्शन ही आपके लिए कंसीडरेशन है। वो कोई फिजिकल चीज हो सकती है, वो कोई पैसा हो सकता है, वो आपका कोई काम हो सकता है, आप दूसरे से सर्विस ले रहे हो, आप एक तरीके से सर्विस रिसीवर हो, आप सर्विस रिसीव कर रहे हो, तो भी तो आपका कोई ना कोई काम हो रहा है। आपका सेटिस्फेक्शन ही, आपकी संतुष्टि ही आपके लिए कंसीडरेशन है। तो बदले में हमको कुछ ना कुछ मिलना जरूरी होता है, इसी को बोला जाता है कंसीडरेशन। और ये कंसीडरेशन बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है? फॉर ईच अदर, यानी दोनों पार्टीज के लिए कंसीडरेशन होनी चाहिए, यानी ए के लिए भी है और बी के लिए भी। ऐसा नहीं केवल एक पार्टी को कंसीडरेशन मिलेगी, एक पार्टी को नहीं, तो कंसीडरेशन का दोनों पार्टीज के लिए होना जरूरी है। तो देखो, यही डेफिनेशन का मतलब है। चाहे एक प्रॉमिस हो या सेट ऑफ प्रॉमिस हो, उसमें कंसीडरेशन होनी चाहिए और दोनों पार्टीज के लिए होनी चाहिए। इसी वजह से बोला जाता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हाँ, अब देखो, यहां पर प्रॉमिस का मतलब बताया गया है। मैंने आपको बताया कि आप प्रॉमिस बोल लो या अग्रीमेंट बोल लो, बात एक ही। अब देखो, प्रॉमिस का मतलब देखो, when the person to whom the proposal is made। अब प्रपोजल का मतलब बेटा क्या हो गया? मैंने आपको ऑफर ही तो बताया था, ऑफर को प्रपोजल भी तो आप बोल सकते हो। तो when the person to whom the proposal is made signifies his or her assent। एसेंट का मतलब क्या होता है? अपनी कंसेंट देना। कंसेंट का मतलब क्या होता है? अपनी एक्सेप्टेंस दे देना।
यानी जब कोई भी प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब ऑफर, एसेंट सामने वाली पार्टी देती यानी एक्सेप्टेंस देती है, तो क्या बोलते हैं, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। तो क्या बोला जाता है कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है, और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होगा वैसे ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉमिस में, सेक्शन 2 क्लॉज बी। तो मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, कंसीडरेशन, प्रॉमिस, इन सब की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। X offers to sell his house to Y for 50 lakh. Y accept this offer. तो X ने Y को ऑफर किया कि क्या तुम मेरा घर 50 लाख रुपए में खरीदोगे। Y ने बोला ठीक है भाई, खरीद लेंगे। तो दिस ऑफर आफ्टर एक्सेप्टेंस बिकम promise, and this promise is treated as an agreement between X and Y. मेरी बात सबको समझ में आई? तो उम्मीद है कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक पार्ट, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट का आज आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोगों का अगर बेसिक क्लियर है तो फिर आगे की जर्नी हमारे लिए आसान होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पोर्शन हम लोग कवर अप करेंगे। तब तक के लिए इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, कोई चीज़ ना समझ में आए तो दोबारा से वीडियो देख लेना, दोबारा से क्लास आप देख लेना, और अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।